फिनेंशियली यह बैंक के लिए एक मजबूत वर्ष था। फिनेंशियल ईयर 2023 में 26% लाभ वृद्धि के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने अपने कमजोर आधार के कारण बेहतर प्रदर्शन किया। खराब ऋण में कमी आई और शुद्ध एनपीए में गिरावट आई, जो फाइनेंशियल हेल्थ में सुधार को दर्शाता है। फिनेंशियल ईयर 2023 में बदलते बैंकिंग सेक्टर पे एक नजर डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन अधिक समझने और जानकारी लेने से पहले वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं विकास कुमार सिंह अपने चैनल बैंक एंड फिन इन्फो के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हूँ और आज के सेशन का डेट 28 दिसंबर 2023 है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। जैसे जैसे 2024 करीब आ रहा है, भारत के बैंकिंग परिदृश्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखी जा रही है। उद्योग के दिग्गज दीपक पारेख और केकी मिस्त्री ने विदाई ली, जबकि ब्याज दरों ने वैश्विक स्तर पर सुर्खियां बटोरी। एक महत्वपूर्ण नेतृत्व परिवर्तन में बैंकिंग सेक्टर के दिग्गज कंपनी एचडीएफसी ने पुराने नेताओं की जगह शशिधर जगदीश ने एचडीएफसी बैंक की कमान संभाली। इसी तरह उदय कोटक ने कोटक बैंक की कमान अशोक बसवानी को सौंप दी। एचडीएफसी के एचडीएफसी बैंक में विलय से इस क्षेत्र को नया आकाश मिलने की उम्मीद है, जिससे निजी और सार्वजनिक क्षेत्र मतलब पब्लिक और प्राइवेट बैंकों के बीच अंतर कम हो जाएगी। शेयर बाजार में एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक के खराब प्रदर्शन के बावजूद सीएसबी, जम्मू और कश्मीर बैंक, कर्नाटक बैंक और कुछ पीएसयू बैंक जैसे अन्य बैंकों ने महत्वपूर्ण लाभ देखा। एनबीएफसी क्षेत्र में भी विलय हुआ, जिसमें श्रीराम समूह ने श्रीराम सिटी यूनियन और श्रीराम ट्रांसपोर्ट को मजबूत किया। वहीं जियो फाइनेंशियल अलग से उभरा। तो आखिर इस वर्ष बैंकों का प्रदर्शन कैसा रहा? लाभ और हानि, प्रॉफिट और लॉस प्रदर्शन के मामले में यह बैंकिंग के लिए एक ठोस वर्ष था। फाइनेंशियल ईयर 2023 में सेक्टर का मुकाबला ठोस 26% बढ़कर 2.28 लाख करोड़ हो गया। 2023 में खराब ऋण में तेजी से गिरावट जारी रही, जो वित्तीय वर्ष 2012 के मुकाबले कुल संपत्ति का 5.8% था। मार्च 2023 में 3.96% और सितंबर 2023 तक 3.33% हो गया। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स शुद्ध गैर निष्पादित संपत्ति भी वित्तीय वर्ष 2012 में कुल संपत्ति का 1.7% से गिरकर 0.97 हो गया। सितंबर 2023 तक 0.78% तक हो गया। बैंकों ने अपने मार्जिन में सुधार जारी रखा। शुद्ध ब्याज मार्जिन एनआईएम वित्तीय वर्ष 2012 में 2.92% से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2013 में 3.16% हो गया, लेकिन चालू वर्ष की पहली तिमाही में 3.26% तक बढ़ने के बाद एनआईएम दूसरी तिमाही में 3.21% तक गिर गया। एनआईएम में गिरावट की कहानी इस साल आरबीआई की ब्याज दर और तरलता नीति का परिणाम थी। अप्रैल 2022 से अप्रैल 2023 तक हर नीति में दरें बढ़ने के बाद केंद्रीय बैंक ने अप्रत्याशित रूप से बढ़ोतरी चक्र को रोक दिया। फिर से अमेरिकी फेडरल रिजर्व से आगे साबित हुई, जिसमें जुलाई में अपनी बढ़ोतरी रोक दी। लेकिन टमाटर की कीमतों में बढ़ोतरी और कुछ परेशान करने वाली मानसून के रुझानों के कारण भारत में जुलाई में मुद्रास्फीति की बदसूरत संख्या 7.44% थी, जिसके कारण आरबीआई को बैंकिंग प्रणाली में तरलता को खड़ा करना पड़ा। तो क्या आप जानते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन एनआईएम है क्या? शुद्ध ब्याज मार्जिन नेट इंटरेस्ट मार्जिन एनआईएम से पता चलता है कि एक बैंक जमा पर ब्याज के रूप में भुगतान की जाने वाली राशि की तुलना में ऋण पर ब्याज के रूप में कितना पैसा कमा रहा है। एनआईएम किसी बैंक की लाभ और वृद्धि का एक संकेतक है। आरबीआई ने 29 मई से 28 जुलाई तक बैंक द्वारा एकत्र की गई सभी जमाओं पर 10% के आउट ऑफ द बॉक्स इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो ICRR की घोषणा की। इससे इंटर बैंक बाजार से 1.1 लाख करोड़ से अधिक की निकासी हुई, जिससे कॉल में तेजी आई। वहीं दर 6.5% से 6.75% तक वृद्धि की। इसके परिणाम स्वरूप पूरे उद्योग में ब्याज दरें बढ़ गई। सबसे गंभीर झटका एचडीएफसी बैंक पर पड़ा, जिसने एचडीएफसी के ऋण को चुकाने के लिए मई से जुलाई तक पूरे बैंकिंग क्षेत्र की लगभग आधी जमा राशि जुटाई थी, जिसका 1 जुलाई से इसमें विलय हो गया था। ICRR को 8 सितंबर को वापस ले लिया गया था, लेकिन सख्त तरलता लिक्विडिटी रुख नहीं होने के कारण कई लोगों को संदेह था कि आरबीआई इंडियन शॉर्ट टर्म रेट्स भारतीय अल्पावधि दरों को अमेरिकी पैदावार से अधिक रखना चाह रहा था। जहां अक्टूबर में 10 वर्षीय राजकोष 5% तक बढ़ गया था, जिससे उभरते बाजार मुद्राओं में गिरावट की आशंका पैदा हो गई थी। आरबीआई ने बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप करके रुपए को स्थिर रखा, लेकिन दिसंबर के मध्य तक फेड के रुख बदलने के कारण अमेरिकी पैदावार कम हो गई। लेकिन कड़ी तरलता लिक्विडिटी ही आरबीआई का एकमात्र बचाव नहीं था। नवंबर में क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन जैसे असुरक्षित ऋणों में तेज वृद्धि देखते हुए केंद्रीय बैंक ने ऐसे ऋणों पर जोखिम भार बढ़ा दिया।
जिससे क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन या अनसिक्योर्ड लोन महंगा हो गया। बैंकों से एनबीएफसी को दिए गए लोन भी महंगे हो गए। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान फिनटेक कंपनी को हुआ, जो अनसिक्योर्ड लोन देने में विशेषज्ञ हैं। चलिए तो जाने कि इस साल बैंकिंग शेयरों का प्रदर्शन कैसा रहा। प्लीज टेक अ लुक। बैंकिंग स्टॉक 2022 की तरह 2023 में टॉप पर नहीं था। बैंक निफ्टी ने 2022 में 21% का शानदार रिटर्न दिया, जबकि निफ्टी केवल 4.3% बढ़ा। लेकिन 2023 में निफ्टी ने 17% का शानदार रिटर्न दिया है, लेकिन बैंक निफ्टी ने केवल 10% लाभ के साथ कमजोर प्रदर्शन किया है। यह पीएसयू बैंक इंडेक्स में 28% की बढ़त के बावजूद है। अपराधी एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक थी। दोनों लगभग सपाट थे, क्योंकि एक विलय के साथ संघर्ष कर रहा था, जबकि दूसरे ने नेतृत्व परिवर्तन किया था। लेकिन क्या 2024 में बैंकिंग सेक्टर में बूम आएगी? क्या ये दोनों बैंक उलटफेर दिखाएंगे और अपनी अनिश्चितताओं से बाहर निकलेंगे? क्या लोन वृद्धि और बैंक लोन वृद्धि 2023 की गति बनाए रखेगा? क्या आरबीआई किसी बिंदु पर नरम रुख अपनाकर फेड का अनुसरण करेगा? ये कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जिसका उत्तर निवेशक तलाशेंगे। एंडिंग ऑफ द सेशन। सब्सक्राइब नाउ। थैंक यू। थैंक्स।